नमस्ते, जय हिंद साथियों। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे। तो आज का लेक्चर हमारा जो रहने वाला है उसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, अर्थात भारत का संवैधानिक विकास। आज हम पढ़ेंगे कि जब ब्रिटिश रूल यहाँ इस्टेब्लिश हुआ था, जब यहाँ कंपनी का शासन स्थापित हुआ था, तो कंपनी पर जो कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए जो ब्रिटिश क्राउन ने जो एक्ट लाया गया, तो उन सारे एक्ट को आज हम पढ़ने का कोशिश करेंगे। जहाँ तक हो सके हम आज के क्लास में उस अधिनियम को पूरे आसान भाषा में समझने का प्रयास करेंगे और जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट होगा उनको भी हम आज कवर करेंगे। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है? कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत का संवैधानिक विकास। संवैधानिक विकास। अच्छा, हम भारत के संवैधानिक विकास के बारे में समझेंगे, बेसिक से लेकर के एडवांस में समझेंगे और एक एक चीज़ को हम विस्तार से पढ़ेंगे। हम किसी भी ऐसे टॉपिक को रटने का प्रयास नहीं करेंगे, उसको सरल भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। देखो, कहानी की शुरुआत होती है चार्टर एक्ट। कहानी की शुरुआत होती है चार्टर एक्ट 1600। पहले इनको हम एक बार समझ लेते हैं कि आखिर चार्टर एक्ट 1600 क्या था। ठीक है, देखो, इंडिया में सबसे पहला जो प्रथम अंग्रेज था उनका नाम था स्टीफन थॉमस, या थॉमस स्टीफन कह सकते हैं। उन्होंने 1579 में इंडिया का यात्रा किया था और वो एक व्यापारी था। उसने देखा कि इंडिया में व्यापार करने में काफ़ी प्रॉफिट है, काफ़ी एक तरह से लाभदायक हो सकता है ब्रिटेन के तुलना में। पहले से ही इंडिया में पुर्तगालियों का व्यापार हो रहा था। इस क्रम में जब ये इंडिया से ब्रिटेन गए तो वहाँ इंडिया के बारे में चर्चा किया कि इंडिया एक बहुत धनी कंट्री है और वहाँ व्यापार करने में बहुत ही फ़ायदा हो सकता है। तो फिर उसके बाद दूसरा व्यक्ति जो कि इंग्लैंड का ही था, उनका नाम एक बार आप कमेंट कीजिए। तो पहला व्यक्ति था, उनका नाम था स्टीफन थॉमस। ठीक है, और दूसरा जो व्यक्ति था, जो सेकेंड व्यक्ति जो इंडिया आया था, उनका नाम था रॉल्फ फेज। इनका जो भारत आगमन हुआ था 1583 अर्थात 1583 में, और जो स्टीफन थॉमस हैं इनका इंडिया आगमन हुआ था 1579 में। जब ये दोनों वापस गए थे तो इंडिया के समृद्धि के बारे में बहुत सारी चर्चा किया था, जिससे कि वहाँ के लोगों में उत्सुकता जागृत हुई कि हम भी क्यों ना एक ऐसा कंपनी का निर्माण करें, एक ऐसा कंपनी को इस्टेब्लिश करें जो कि पूर्वी देशों के साथ व्यापार करें। ठीक है, जिस तरह से अदर कंट्री भी व्यापार कर रहे थे, जैसे पुर्तगाली के बारे में ले सकते हैं, उन्होंने काफ़ी धन इकट्ठा किया था, यानी इंडिया के कंटेक्स्ट में व्यापार करके। ठीक है, तो देखो, अब एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, मान इंडिया के कंटेक्स्ट में समझते हैं कि इंडिया में अभी बीजेपी का रूल है। अब मान लीजिए कोई व्यापारी है, हम एग्जांपल के तौर पे अडानी को ले लेते हैं। अगर अडानी को अदर कंट्री में बिजनेस करना है तो वो बीजेपी सरकार से अनुमति लेगा और उसके बाद ही किसी अदर कंट्री में जाकर के वह व्यापार कर सकता है। तो इतना तो आप समझते ही होंगे, क्योंकि आप एक कंट्री में रह रहे हो, जब तक वहाँ के शासक या वहाँ की सरकार जब तक आपको अनुमति ना दे तो आप व्यापार नहीं कर सकते हो। तो उसी तरह से एक चार्टर एक्ट लाया गया 1600 में। देखो, कंपनी का जो इस्टेब्लिश है वो 1599 एक तरह से हो ही गया था, तो लेकिन पूर्वी के साथ जो व्यापार करने का एकाधिकार लेना था, तो वो चार्टर एक्ट 1600 लाया गया। और इसमें क्या होता है, इसको हम 1600 का राजलेख एक्ट भी कह सकते हैं। उस समय ब्रिटेन के जो महारानी थी जिनका नाम था एलिजाबेथ, एक बार हम इनको लिख लेते हैं, ब्रिटेन के महारानी जिनका नाम था
एलिजाबेथ, इन्होंने 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करी, ठीक है। और इन्होंने पूर्वी देशों में 15 साल के लिए व्यापार करने का एकाधिकार दिया। यानी ये जो कंपनी है, इनको एक राइट दिया गया कि आप पूर्वी देशों के साथ 15 वर्षों तक व्यापार कर सकते हो। एक तरह से मोनोपोली दिया गया, एकाधिकार दिया गया कि आप ही सिर्फ पूर्वी देशों के साथ व्यापार कर सकते हो। इंग्लैंड की कोई भी अदर कंपनी आपके मतलब कि आपके अगेंस्ट में कोई व्यापार नहीं करेगा। हाँ, यूरोप में जो अदर कंट्रीज है वो व्यापार कर सकती है, क्योंकि एक एरिया में ही ये रूल लागू हो सकता है। मान लीजिए कि अगर इंडिया के कंटेस्ट में बात करें, इंडिया में अगर ये एकाधिकार दिया जाता, उस समय की बात कर रहे हैं, अगर मुगल देते, तो अगर जिस कंपनी को वो अधिकार देते कि आप जाओ पश्चिमी देशों के साथ व्यापार करो और आपके अगेंस्ट में कोई भी अदर कंपनी 15 साल तक नहीं जा सकती है। हाँ, 15 साल के बाद जा सकता था। तो ये एक तरह से अधिकार दिया गया। तो इस कंपनी में 217 शेयर होल्डर्स थे, 217 शेयर होल्डर्स थे। और ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पूरा नाम था, उनका नाम था, एक बार स्लाइड को हम आगे कर लेते हैं फिर समझते हैं। देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पूरा नाम था, उनका नाम था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन ईस्ट इंडीज़। तो कंपनी का पूरा नाम क्या था? द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन ईस्ट इंडीज़। तो एक बार आप रिपीट कीजिएगा इनको, ताकि कंपनी का नाम याद आ जाए। हो सकता है एग्जाम में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ना दे करके कंपनी का नाम दे दे, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन ईस्ट इंडीज़। ठीक है, इनको याद कर लिए। एक बार हम इसको लिख देते हैं, कंपनी का नाम क्या है? द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन ईस्ट इंडीज़। तो कंपनी का नाम क्या था? द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग ईस्ट इंडीज़ कंपनी। ठीक है, तो कहानी की शुरुआत होती है 1608 का। देखो, 1603 में एलिजाबेथ का डेथ हो जाता है। ठीक है, उसके बाद वहाँ का जो राजा बनता है, उनका नाम है जेम्स प्रथम। तो उन्होंने इंडिया में जो रूल कर रहा था मुग़ल एम्पायर, उनके बारे में पता किया कि वहाँ का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो कौन सा है और किस तरह से हम वहाँ के राजा को हम मना सकते हैं व्यापार करने के लिए। तो 1608 में जब इंग्लैंड का राजा जेम्स प्रथम अपने दूत के रूप में कैप्टन हॉकिंस को इंडिया भेजा, वो हेक्टर नामक जहाज़ से आए थे और उनको लैंग्वेज सिखाया गया फ़ारसी, जो कि मुग़ल एम्पायर का ऑफिशियल लैंग्वेज था। उन्होंने फ़ारसी के साथ साथ तुर्की भी भाषा सीखी थी। जब वो इंडिया आया, सूरत पहुंचा 1608 में, तो वो अकबर के नाम से लेटर लेके आया था, लेकिन अकबर का तो डेथ हो गया। उसका पुत्र जहांगीर, वो मुग़ल एम्पायर में शासक के रूप में वर्क कर रहा था। जब वो दरबार में पहुंचा अकबर का पत्र लेकर के, तो जहांगीर के साथ वो फ़ारसी लैंग्वेज में बातचीत की और इस वजह से जहांगीर खुश होकर के कैप्टन हॉकिंस को 400 का मनसब दिया और कैप्टन हॉकिंस जो है दिल्ली में जो मुग़ल एम्पायर है 3 साल तक वहाँ अपना कार्य किया। और उसके बाद बहुत सारे हथकंडे अपनाने लगे कि आप हमें व्यापार करने के लिए अनुमति दो। क्योंकि देखो, जहांगीर एक ऐसा राजा था, वो काफ़ी है ना, एक तरह से नशे में रहता था, जिस कारण से उसके पास हमेशा लोग रहते थे। क्योंकि देखो भाई,
दिल्ली सल्तनत काफ़ी छोटा सल्तनत नहीं था, एक तरह से पूरे नॉर्थ साइड में वो व्यापार करता था, बंगाल के एरिया में, संयुक्त प्रांत में, इन सारे इलाकों में दिल्ली सल्तनत का रूल था। तो फिर कहानी क्या होता है कि जहांगीर सूरत में कोठी स्थापित करने का अनुमति देता है, लेकिन उस एरिया में पुर्तगाल भी अपना व्यापार कर रहे थे, तो पुर्तगालियों के द्वारा कान भरे जाने के कारण फिर जहांगीर का एक फरमान आता है कि अंग्रेज़ों द्वारा जो कोठी स्थापित की जा रही है उनको वहीं पे रोक दिया जाए। ठीक है, तो फिर अंग्रेज़ घबरा गए कि फिर हम तो यहाँ व्यापार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अंग्रेज़ इंडिया से भी पहले आप जानते होंगे इंडोनेशिया वाला एरिया पे व्यापार करने गया था, वहाँ डच का शासन था, डच एक तरह से उस पर कंट्रोल करके रखा था। वहाँ जो मसाले थे, जिसे काफ़ी फेमस था, ब्लैक पेपर के नाम से जानते हैं, जिनको हम काली मिर्च कहते हैं, उनका वो व्यापार यूरोप में करता था, इंडोनेशिया वाले इलाके में। तो वहाँ ब्रिटेन का दाल गला नहीं, उसके बाद वो इंडिया आए। तो फिर एक बैटल होता है जिसे हम सुवाली का युद्ध कहते हैं। बैटल का नाम क्या है? सुवाली का युद्ध, सुवाली वॉर कह सकते हैं। ये जो सुवाली वॉर है 1612 में कैप्टन बेस्ट के नेतृत्व में हुआ और पुर्तगाली को बुरी तरीके से हरा दिया। पुर्तगाली जो है इनको बुरी तरीके से हरा दिया, क्योंकि तभी एक परंपरा चल रहा था कि पुर्तगाली काफ़ी सर्वश्रेष्ठ हैं, पुर्तगाली को कोई हरा नहीं सकता। ये जो भ्रम था ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने तोड़ दिया। ठीक है, फिर उसके बाद मसूलीपट्टनम में ये पहला कारखाना स्थापित करता है जो 1611 में है, इस्टेब्लिश करता है। देखो अगर सवाल ये आए कि अंग्रेज़ों द्वारा पहले कोठी स्थापित करने का प्रयास कब किया गया और कहाँ किया गया, तो वो सूरत में है, लेकिन कौन सा पहला फैक्ट्री बन के तैयार हुआ, वो मसूलीपट्टनम में है। देखो आप लोग परेशान ना हो कि हिस्ट्री का क्लास है, ये हिस्ट्री की क्लास नहीं है, हम एक बैकग्राउंड तैयार कर रहे हैं ताकि जब हम आगे का लेक्चर को कवर करेंगे, आगे का लेक्चर को जब हम समझने का प्रयास करेंगे, तो हमारा बेसिक जो बैकग्राउंड है वो क्लियर होना चाहिए कि आखिर इन सारे एक्ट को क्यों लाया गया और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेस है वो कहाँ से लेके गया है। आप जो यहाँ पढ़ते हो जुडिशरी, इनका विचार कहाँ से आया। देखो सवाल ये भी है कि दो इसी में एक सवाल आता है कि आप हमें ये बताएं कि सुप्रीम कोर्ट का जो पहली बार जो लाया गया वो किस एक्ट में लाया गया और दूसरी बार एग्जीक्यूटिव काउंसिल किस एक्ट में लाया गया है। आप इनका सवाल कमेंट में कीजिएगा, हम कमेंट को चेक करेंगे, उसके बाद हम चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो साथियों बात ये है कि जब जहांगीर मसूलीपट्टनम में इनको कोठी स्थापित करने का प्रयास करता है, इनका जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मेन फोकस था वो बंगाल वाले एरिया पे था। आप देख सकते हो, देखो यहाँ पे बम्बई है और इस साइड में मद्रास है, यहाँ बंगाल है। तभी उस समय 3 प्रांत था जो काफ़ी फेमस था, क्योंकि ये देखो ये बंगाल था, ये मद्रास, ये दोनों समुद्र के इलाके में थे, और बंगाल ये काफ़ी एक तरह से महत्वपूर्ण था, क्योंकि यहाँ पे है ना एक तरह से टेक्सटाइल का बिजनेस था। टेक्सटाइल में क्या होता है कि जो धागे हैं, जो वस्त्र हैं, ये काफ़ी यूरोप में प्रचलित था, और कहा जाता है कि 1/4 यानी वर्ल्ड का 1/4 जो व्यापार होता था वो बंगाल के एरिया से होता था। एक तरह से आप समझ सकते हो कि चाइना जिस प्रकार से अभी 25% के अराउंड में पूरे वर्ल्ड में ट्रेड अकेले ही करता है, उसी तरह उस समय जो है कि 17वीं सेंचुरी के आसपास में ब्रिटेन से बंगाल से 1/4 चौथाई के करीब में व्यापार होता था। तो कहानी की शुरुआत कब से बढ़ती है, जब औरंगजेब मुगल में शासन करने लगे, तो वेस्ट बंगाल वाला जो इलाका है इसमें वो अपने मामा, जिसका नाम शाइस्ता खान है, वो नवाब बन के आए थे। ठीक है, तो पहले क्या था कि अगर आप मान लीजिए बंगाल के एरिया में कोई व्यापार करते हो तो आपको 2.5% का टैक्स देना होता था। तो शाइस्ता खान ने क्या किया, शाइस्ता खान ने क्या किया, इस टैक्स को इंक्रीज करके 3.5% बढ़ा दिया, जिससे अंग्रेज काफ़ी अजीब से बौखला गए। तो उसी में क्या होता है कि एक व्यक्ति था जिनका नाम था जोसेफ चाइल्ड, वो काफ़ी ऑरेगेंट थे, काफ़ी मतलब एक तरह से अपने आप को
शक्तिशाली समझते थे, तो उन्होंने इनका विरोध किया। तो औरंगजेब इनको पकड़ करके क्षमा मंगवाया और उसके बाद फिर अंग्रेज़ धीरे धीरे व्यापार करने लगे। तो फिर एक घटना घटती है 1707 में, अर्थात 1707 में, जो औरंगजेब है इनका डेथ हो जाता है। औरंगजेब इनका जो है डेथ हो जाता है और इसके बाद ऐसा कोई भी सुल्तान या कह सकते हो कोई शासक ऐसा नहीं रहा जो कि इतने बड़े एम्पायर को संभाल सके। उसके बाद इसके बाद और भी एक आते हैं, उसके बाद एक सुल्तान का नाम है जिनका नाम है फ़र्रुख-सियर, जिनका शासन पीरियड था 1713 से 1719, ठीक है। ये शासन करता था। ये उस तरह से योग्य नहीं थे कि मुग़ल एम्पायर को वो संभाल सके। तो इनको एक बीमारी हो गया था जिसे हम असाध्य बीमारी कह सकते हैं, जो ऐसे प्राइवेट पार्ट पे होता है फुंसी के टाइम में, उसी तरह का कोई बीमारी था। तो जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में खुले तौर पे व्यापार नहीं कर पा रहे थे, तो फिर वहाँ के जो राजा थे उन्होंने एक शिष्टमंडल भेजा जॉन सुरमन के नेतृत्व में, और उसके साथ एक डॉक्टर आया था जिनका नाम था हैमिल्टन। तो उन्होंने फ़र्रुख-सियर से वार्तालाप की इनके दरबार में, और फ़र्रुख-सियर का जो बीमारी था उनको ये डॉक्टर हैमिल्टन ने ठीक कर दिया। तो इस वजह से फ़र्रुख-सियर खुश होकर के बंगाल, बिहार और उड़ीसा का जो इलाका है उनमें एक तरह से फ्री ट्रेड यानी मुक्त आदेश दे दिया कि आप बिना कर दिए आप व्यापार कर सकते हो। एक तरह से आप कह सकते हो कि जो जो कंपनी अपना व्यापार के लिए जगह जगह ठोकरें खा रहा था, उनको एक शाही फरमान मिल जाता है कि आप बंगाल वाले इलाके में फ्री ट्रेड कर सकते हो। तो ये बहुत एक तरह से उपलब्धि मानी जाती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। बात भी सही है। अब मान लीजिए आप देख रहे हो कि 1600 से लेकर के 1700 का एक टाइम पीरियड है, यहाँ तक सिर्फ ब्रिटिश अपना मतलब एक तरह से एक उम्मीद में है कि किसी तरह से इंडिया में हमें व्यापार करने का एक एकाधिकार मिल जाए, एक जगह प्रॉपर मिल जाए जिससे हम व्यापार आसानी से कर सकते हैं बिना किसी किसी प्रतिस्पर्धा के, ठीक है। और एक चीज़ हम एक बार जानने का प्रयास करते हैं कि देखो जब कंपनी बनी थी, जब इंडिया यानी कि ईस्ट साइड में जो व्यापार करने आया था, उनका एक स्लोगन था, हम भूभाग लेने नहीं आए हैं, केवल व्यापार करने आए हैं। अर्थात भूभाग नहीं, व्यापार नहीं। इसका स्लोगन क्या था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो स्लोगन था, स्लोगन क्या था? भूभाग नहीं, केवल व्यापार। तो कहने का अर्थ ये है कि ब्रिटिश इंडिया का ये स्लोगन था कि हम भूभाग लेने नहीं आए, केवल व्यापार करने आए। लेकिन धीरे धीरे जब इंडिया में वो रूल करता है, उनका माइंडसेट चेंज होता है और फिर भूभाग भी अचीव करते हैं और व्यापार भी करता है। तो चलिए, हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा था एक बार रिकॉल कर लेते हैं। हमने ये पढ़ा कि चार्टर एक्ट 1600 में ब्रिटेन के जो महारानी है एलिजाबेथ ने 31 दिसंबर यानी 31 दिसंबर 16 को यानी कि कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करता है और 15 साल के लिए व्यापार करने का एक अधिकार देता है कि आप जाओ पूर्वी के देशों में, आप व्यापार करो, आपके अगेंस्ट में कोई अदर कंपनी ब्रिटेन से नहीं जाएगा। तो ये कंपनी को फ़ायदा हुआ कि एक एकाधिकार मिल गया, यानी कि एक तरह से बेखौफ वो व्यापार कर सकते थे। लेकिन वो जब इंडोनेशिया वाला इलाके में गए तो वहाँ डचेस का इम्पैक्ट था, वहाँ डचेस का प्रभुत्व था और वहाँ से उनका दाल नहीं गला, फिर भी इंडिया के साइड में आए। हम ये कहानी इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको कहानी के तौर पे आपको याद रहेगा। फिर क्या होता है कि इंडिया में जो स्टीफन थॉमस था वो 1579 में इंडिया आया और इंडिया के माहौल को समझा, व्यापार के फॉर्मूले को समझा। और दूसरा जो व्यक्ति आया रॉल्फ फिच, वो 1583 में आए थे। इन्होंने इंडिया के बारे में काफ़ी चर्चाएँ की, काफ़ी यानी कि एक तरह से कि क्या कहते हैं उसको, इंडिया के बारे में चर्चा किया और फिर वहाँ एक कंपनी इस्टेब्लिश करी थी और वो इंडिया आए थे। इतना हमने समझ लिया। तो हम स्लाइड को थोड़ा पेज बदल लेते हैं, उसके बाद हम आसानी से समझते हैं।
फिर क्या होता है कि 1756 में अलवर्दी खां का मृत्यु हो जाता है, यानी कि फिर बंगाल में अब तक आ गया शासन। हम इसलिए मेजर मेजर चीज़ों को याद करते हैं, ये पढ़ रहे हैं ताकि हम पॉलिटी के कंटेस्ट में जोड़ सके और हम रेगुलेटिंग एक्ट के तक आ पाएँ, और रेगुलेटिंग एक्ट को आज ही हम कंप्लीट करेंगे। आप इस चीज़ को बेफिक्र रहिएगा। तो बंगाल में क्या होता है कि 1756 में अलवर्दी जो है, अलवर्दी खां का डेथ हो जाता है, और इसके बाद इनका कोई है ना, एक तरह से वंश ये कह सकते हैं पुत्र नहीं था, तो उस वजह से सिराजुद्दौला यानी कि वहाँ पे फिर नवाब बना। और सिराजुद्दौला अंग्रेज़ों से काफ़ी चिढ़ते थे, और इनका जो एक सेनापति था जिनका नाम था मीर जाफ़र। हम थोड़ा प्लासी को सिंपल वे में डिस्कस कर लेते हैं ताकि हम जल्दी से जल्दी हम अपने क्लास को आगे बढ़ाएंगे। देखो, ये हिस्ट्री का पार्ट है, हम इसलिए पढ़ा रहे हैं साथियों कि ताकि आपको एक तरह से है ना एक कॉन्सेप्ट डेवलप हो कि हम किस तरह से हम क्लास को शुरू किए और कहाँ जा कर के इसको हम ख़त्म करेंगे। ये आपको हिस्ट्री में भी काम आएगा। जब हिस्ट्री की क्लास हम शुरू करेंगे तो काफ़ी विस्तार और चर्चा से शुरू से लेकर के अंत तक हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। फिर क्या होता है कि सिराजुद्दौला नवाब बनता है, तो सिराजुद्दौला के साथ एक घटना घटता है कि 20 जून को एक घटना घटता है कि 20 जून 1756 में, आपको याद होगा इन सब के बारे में, कि 146 अंग्रेज़ थे, जिसमें से कि 8 बाई 10 फुट का एक कमरा था, उसमें 146 अंग्रेज़ों को कैद कर लिया गया। और जब सुबह हुई तो 123 अंग्रेज मर गए थे और 23 ही व्यक्ति जिंदा बचा था। इसको हम ब्लैक होल ट्रेजेडी के नाम से जानते हैं, ब्लैक होल ट्रेजेडी के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि 146 अंग्रेज़ों को बंदी बनाया था, और जिसमें से कि 123 व्यक्ति मर गया था और 23 ही व्यक्ति मात्र जिंदा बचा था। देखो, ऑथेंटिक किताब में आप इसको सर्च करोगे तो लगभग नहीं है एक तरह से, लेकिन एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और बीपीएससी ने इसको भी कंफर्म किया है कि हाँ 146 व्यक्ति थे, जिसमें से कि 23 ही बचा है, ठीक है। फिर क्या होता है कि जब 20 जून 1756 को जब ब्लैक होल ट्रेजेडी के होता है, उसके बाद फिर एक फोर्ट विलियम, जो आप कलकत्ता में नाम सुने होंगे, फोर्ट विलियम, उनका एक किला तैयार करता है, जिसमें कि सिराजुद्दौला ये आदेश देता है कि आप किला को रोक दो, तो वो नहीं मानते। फिर एक वॉर होता है, यानी कि एक बैटल होता है, जिनको आप नाम कहते हैं प्लासी का युद्ध। देखो, ये हिस्ट्री के पर्सपेक्ट में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और प्लासी का युद्ध कब होता है? 23 जून 1757 को होता है। तो इसमें देखो, दो लोग लड़ते हैं, एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरी और क्या था, बंगाल का नवाब। तो बंगाल का नवाब कौन है? तो सिराजुद्दौला है, सिराजुद्दौला। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ओर से कमान कौन संभाले हैं? क्लाइव। और सिराजुद्दौला की ओर से जो कमान संभाला था उनका नाम था मीर जाफ़र। देखो, मीर जाफ़र को एक तरह से ब्रिटेन अंग्रेज़ों का गिदर भी कहा जाता है, क्योंकि ये सिराजुद्दौला को धोखा दे दिया था। और क्लाइव जो है चुपके से वार्ता करके मीर जाफ़र को अपने अंदर में मिला लिया था कि आप क्या, मतलब क्या कह सकते हो, एक लालच दिया कि आप कब तक सेनापति के तौर पे काम करोगे, आप हमारे साथ मिल जाओ, हम सिराजुद्दौला को बंगाल से हटा देंगे और आपको हम नवाब के पद पर बैठाएंगे। फिर ये इनका बात मान लेते हैं। उसके बाद बैटल होता है 23 जून 1757 को, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के कंपनी के ओर से लगभग 3000 सेनाएँ थी, ठीक है। और सिराजुद्दौला के ओर से लगभग 50,000 के अराउंड में सेना था। लेकिन क्या फ़ायदा, देखो इनकी संख्या कम थी, इनको पता था कि अगर हम डायरेक्ट सिराजुद्दौला से अगर हम युद्ध करते हैं तो जाहिर सी बात है हमारी हार होनी तय है। लेकिन
जब ये मीर जाफ़र को मिला लिया, बहुत सारा है, घसीटी बेगम है, इन सब के बारे में हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो फिर जब बैटल शुरू होता है तो सिराजुद्दौला की ओर से कोई भी व्यक्ति, मतलब कोई भी सेना भाग नहीं लेता है, जो उनके सपोर्ट में थे वही कुछ ही सेना भाग लेते हैं और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया यहाँ पर सिराजुद्दौला को मरवा देता है और उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का कंट्रोल हो जाता है बंगाल वाले इलाके पे। अब देखो पहले किसका था, नवाबों का था, ठीक है। जो बंगाल वाला एरिया है ये नवाबों के अधीन था, लेकिन अब किसके कंट्रोल में हो गया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में हो गया। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जब बंगाल में प्रभुत्व हुआ तो इसमें क्या होता है कि मीर जाफ़र को नवाब बनाया जाता है। एक तरह से इसको हम कठपुतली के नवाब के कह सकते हैं, इशारों पे चलने वाला, कि अगर हम आपको बोलेंगे ये काम नहीं करना तो आप नहीं करोगे, आप मुझे ये चीज़ चाहिए तो आप किसी भी हाल में आप ला के दोगे, यही कहानी हुआ था। तो बंगाल में जो रेवेन्यू कलेक्शन का काम था वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने हाथों में ले लिया, और जो वहाँ निज़ामत का कार्य था, यानी कि निज़ामत के कार्य में आप कह सकते हैं न्याय व्यवस्था, वहाँ का जो प्रशासनिक व्यवस्था है उनका कंट्रोल बंगाल के नवाबों के साथ में रहेगा, ठीक है। और फिर दूसरा घटना घटती है बक्सर का वॉर, अर्थात बक्सर का वॉर कब होता है, 22 अक्टूबर 1764 में बक्सर युद्ध, अक्सर बक्सर बैटल। तो ये कब होता है, 22 अक्टूबर 1764 को, ठीक है। देखो बक्सर का युद्ध इसलिए घटता है क्योंकि मीर जाफ़र के बाद मीर कासिम बंगाल का नवाब बनता है। मीर कासिम जो अपना राजधानी है वो मुर्शिदाबाद से हटा करके मुंगेर स्थानांतरित करता है, क्योंकि वो एक तरह से है ना ब्रिटेन के कंट्रोल से बाहर आना चाहता था और फ्रांस के और नज़दीकी बढ़ा रहा था। जिसके बाद ये घटना घटती है, ये जो घटना घटता है ये दो लोगों के फिर बीच में होती है, एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से, और इधर फिर कौन कौन होता है, जो मुग़ल है, मुग़ल के ओर से शाह आलम द्वितीय होता है, और फिर मीर कासिम और शुजाउद्दौला। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के तरफ से कौन लीड करता है, जिनका नाम है मुनरो वर्सेस, और मुग़ल एम्पायर के बीच में एक तरह से लड़ाई होती है, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन तीनों के संयुक्त सेना को हरा देता है। हराने के बाद दो संधि होती है, जिसे इलाहाबाद की संधि कहते हैं, ठीक है। इलाहाबाद की संधि होती है 1765 में। स्लाइड को हम आगे कर लेते हैं ताकि और आसानी से समझेंगे। देखो फिर क्या होता है, जब बक्सर का युद्ध हार जाता है, यानी शाह आलम द्वितीय, मीर कासिम और शुजाउद्दौला की संयुक्त सेना जब हार जाती है, तो 1765 में दो संधि होती है। कितना में दो संधि होती है। पहला संधि होता है 12 अगस्त 1765 को, ठीक है। ये इलाहाबाद की संधि के नाम से जानते हैं, ठीक है। इलाहाबाद की संधि का इसमें क्या होता है, ये जो संधि हुआ था मुग़ल एम्पायर शाह आलम द्वितीय के साथ होता है, और शाह आलम का कार्यकाल कितना था, 1760 से 1806 के बीच में इनका शासन रहा था। तो एक नाम मात्र का शासक बन के रह गया था। इन्होंने इनसे एक फरमान लिया कि बंगाल, बंगाल, बिहार और उड़ीसा वाले जो इलाका है, इनका जो दीवानी अधिकार है वो ब्रिटेन प्राप्त कर लिया है। यानी कि इन जो इलाकों में है, जो भी रेवेन्यू कलेक्शन का काम होगा वो सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी देखेगी, और इसमें जो भी निज़ामत का कार्य होगा, न्याय फैसले वाली कार्य होगा, किसी तरह का कोई अगर वर्क करना है, समाज यानी सोशल वर्क करना है, तो ये सारे जिम्मेवारी किनके पास रहेगा, शाह आलम द्वितीय के पास। देखो ये रूल कितना, मतलब कि ये संधि क्यों इतना महत्वपूर्ण है।
अब मान लीजिए बंगाल से जो भी पैसा, जो भी रेवेन्यू कलेक्ट होगा वो सारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने हाथों में ले लेगा, और जो खर्चे वाला कार्य है वो वहाँ के मुग़ल शासक को दे दिया गया। ठीक है, तो बंगाल में डबल गवर्नेंस चालू हो गया, यानी कि डायरकी रूल शासन, डायरकी चालू हो गया, जिसे हम द्वैत शासन कहते हैं। बंगाल में द्वैत शासन चला, जो कि 1765 से 1772 तक चला है, वो आपको पता है। तो हमने क्या अभी तक पढ़ा है कि प्लासी का बैटल हुआ था 23 जून 1757 को, जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की ओर से लीड कर रहा था कलाई, और सिराजुद्दौला के सेना को हरा दिया था। और फिर उसके बाद वहाँ मीर जाफ़र को एक कठपुतली नवाब के तौर पे उसको बैठाया गया, और उसके बाद फिर क्या होता है कि बक्सर का युद्ध होता है 22 अक्टूबर 1764 को, जिसमें शाह आलम द्वितीय, मीर कासिम, शुजा-उद-दौला की संयुक्त सेना को मुनरो ने हरा दिया। और 1765 में 2 संधि होती है, इलाहाबाद की संधि जो कि शाह आलम द्वितीय के साथ होता है, और एक संधि होती है अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के साथ में होता है। ठीक है, हम हिस्ट्री की क्लास में पढ़ेंगे। अब देखो यहाँ पे डबल जो गवर्नेंस रूल चालू हुआ, यानी द्वैत शासन जो चालू हुआ, जिसे हम डायरकी रूल के नाम से भी जानते हैं। रेवेन्यू का कलेक्शन का काम कौन किया? ईस्ट इंडिया कंपनी। और न्याय प्रशासन, लोक शिकायत, ये सारे जो निजामत का काम था, ये काम किसके अंडर में रख दिया गया? बंगाल के नवाब अर्थात मुगल एम्पायर शाह आलम द्वितीय के अंदर में। ठीक है, तो इतना हम समझे। थोड़ा एक बार वेट कीजिएगा, हम पेज को चेंज कर लेते हैं। एक चार्टर एक्ट लाया गया था 1726 को, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, चलिए इसको हम बाद में देख लेंगे। अब हम समझते हैं कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। देखिए, हम इतने जो सीरियस से अभी पढ़ते आ रहे थे, हम एक बैकग्राउंड क्रिएट कर रहे थे, उसके बाद हम अभी जाके पहुँचे हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। देखो, ये एक्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब देखो ऐसा क्या हुआ जो कि रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया। तो हमने अभी तक जो इतिहास के क्रम में पढ़ा कि कंपनी किस तरह से इस्टेब्लिश हुई, किस तरह से बंगाल में व्यापार करते करते दीवानी का काम अपने हाथों में ले लिया। ये सारे चीज़ों का एक शिष्टमंडल था जो कि गुप्त तरह से था। वो ब्रिटेन के जो राजा थे, उन्होंने एक गुप्त संगठन बनाया था, जिससे कि आप कह सकते हैं कि सीक्रेट कमेटी वो बनाया था। जो ब्रिटिश पीएम था, उनका नाम था नॉर्थ। उन्होंने एक समिति बनाई थी ताकि इंडिया में जो कंपनी जो काम कर रही है, इन सारी चीज़ों का रिपोर्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में दी जाए, ताकि वो कंपनी को एक तरह से कंट्रोल कर सके। ठीक है, फिर क्या होता है कि 1773 का जब एक्ट आया, इसका मेन जो मोटिव था, इनका मेन मोटिव था कंपनी को रेगुलेट करना, अर्थात कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करना कि कंपनी ऐसा कोई काम ना करे जो कि ब्रिटिश जो राजा है उनके अगेंस्ट में। ठीक हो, तो इन्होंने क्या किया कि ईस्ट इंडिया कंपनियों के जो दोष है उनको दूर करने के लिए ये एक्ट लाया गया था। ठीक है, तो इनमें क्या किया गया इनको एक बार समझते हैं। देखो, 1773 एक्ट से पहले जो बंगाल में शासन करता था, तो उनको कहा जाता था बंगाल का गवर्नर। बंगाल का, तो शो नहीं हो रहा, सॉरी, एक बार हम पीछे कर लेते हैं। बंगाल का गवर्नर, ठीक है, गवर्नर। तभी हम वहाँ जो एक व्यक्ति इसको कंट्रोल कर रहा था, उनका नाम था बंगाल का गवर्नर। इनका नाम चेंज कर दिया। इस एक्ट के माध्यम से बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा गया। यानी कि पहले जो बंगाल में जो रूल करता था, जो एक तरह से कंपनी का एक तरह से एक मेन जो व्यक्ति था, उनको हम बंगाल का गवर्नर के नाम से सिर्फ जानते थे। ठीक है, अब इस एक्ट के माध्यम से बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और इस समय जो
3 प्रांत था यहाँ बम्बई मद्रास, इन दोनों को बंगाल के गवर्नर के अधीन में कर दिया। तभी क्या था कि यहाँ के जो गवर्नर हैं और यानी बम्बई का गवर्नर और मद्रास का गवर्नर और क्या कहते हैं बंगाल का गवर्नर, ये तीनों का अलग अलग अधिकार था, अलग अलग मोनोपोली था, अलग तरह से ये एक तरह से काम करवाते थे। अब कंपनी के लिए एक तरह से ये परेशानी ही थी, क्योंकि अगर इनको कंट्रोल करना है तो सबको अलग अलग से बैठा करके एक तरह से वहाँ का जो एक व्यक्ति को वहाँ मतलब देख रेख करने के लिए रखना ज़रूरी था। फिर उनके पास हम सारे एविडेंस को कलेक्ट करते। तो इन सब झंझटों को दूर करते हुए मद्रास बम्बई इन दोनों को बंगाल गवर्नर के अधीन कर दिया, एक ये किया। और इनका दूसरा काम क्या था कि यहाँ से क्या हुआ, देखो एक सवाल यहाँ से और एक निकल के आता है कि मान लो कि ये बंगाल का गवर्नर है, ठीक है, बंगाल का गवर्नर है और इनके अंदर में बम्बई और मद्रास इन दोनों को बंगाल के अधीन में कर दिया, एक तरह से केंद्रीकृत व्यवस्था स्थापित करी। तो हमारे संविधान में भी केंद्रीकृत व्यवस्था की शुरुआत जो होती है यहीं से हुआ, केंद्रीकृत व्यवस्था। आप एक तरह से देखते हो कि इंडिया में भी केंद्रीकृत व्यवस्था का जन्म जो हुआ है इसी से हुआ है, यानी कि राइज ऑफ सेंट्रलाइज्ड सिस्टम, इनका जो शुरुआत हुआ है यही 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट से हुआ है। फिर क्या होता है कि गवर्नर जनरल जो है उनका सहायता के लिए 4 सदस्यीय परिषद का गठन किया जाता है, यानी कि जो 4 काउंसिल मेंबर है गवर्नर जनरल की सहायता के लिए बनाया जाता है। और अगला काम क्या क्या कि गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 काउंसिल परिषद का गठन किया जाता है कि मान लीजिए कि अगर किसी तरह का कोई निर्णय लिया जाएगा तो एक बहुमत के आधार पर लिया जाएगा और इसमें गवर्नर जनरल को वीटो का पावर दिया गया, यानी कि निर्णायक जो मत है वो गवर्नर जनरल के पास होगा। अगर मान लीजिए किसी भी एरिया में कोई कानून स्थापित करना है, यानी कि कोई भी रूल लागू करना है, तो पहले इस काउंसिल में इसका चर्चा होगा। मान लीजिए कि निर्णायक मत के लिए कितने वोटों की ज़रूरत होगी, और मान लीजिए किसी के पक्ष में अगर कानून पास करना है, 4 काउंसिल है, एक गवर्नर जनरल है, गवर्नर जनरल उनको वीटो पावर दिया गया। अगर मान लीजिए कोई कानून पारित करना है तो कम से कम 3 व्यक्तियों की ज़रूरत पड़ेगी, तभी जाकर के कोई नियम या लॉ लागू कर सकता है। तो यहाँ से एक और शुरुआत क्या होता है कि कार्यपालिका का उदय होता है, यानी कि राइज ऑफ एग्जीक्यूटिव। आप इंडिया के कंटेक्स्ट में देखोगे कि यहाँ पर भी अगर कोई रूल लागू करना है एक बहुमत के आधार पे होता है कि आप मान लीजिए कि कोई अगर प्रोग्राम लागू करना चाहते हो, जब तक बहुमत आपको सपोर्ट ना करें तब तक आप किसी भी एरिया में कोई भी कार्य आसानी से नहीं कर सकते। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से हमें क्या और देखने को मिलता है, राइज ऑफ एग्जीक्यूटिव, है ना, राइज ऑफ एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका का उदय होता है। तो हमें क्या क्या चीज़ देखने को मिला 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट से, क्योंकि बंगाल का गवर्नर है उनका पद नाम बदल दिया, बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया, और बम्बई और मद्रास की जो गवर्नर है वो बंगाल के अधीन कर दिया गया, यानी कि बंगाल को सबसे ज़्यादा शक्ति दी गई ताकि वो बम्बई और मद्रास को कंट्रोल कर सके। और जब कंपनी या फिर ब्रिटिश पार्लियामेंट अगर कोई क्या कहते हैं एविडेंस मांगे तो डायरेक्ट बंगाल के गवर्नर जनरल से कंट्रोल मतलब कि कांटेक्ट कर सकता था। तो ये हमने समझा। और उसके बाद क्या होता है कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है उनमें और किन किन चीज़ों का प्रावधान किया गया उनको भी एक बार समझ लेते हैं कि और किन किन चीज़ों के बारे में चर्चा किया। हाँ, और एक सवाल यहाँ से ये बनता है कि आप हमें ये बताओ कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम कोर्ट के बारे में कौन से आर्टिकल में चर्चा है कि इंडिया में एक सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए जो कि
न्यायिक दृष्टि से सबसे सर्वोच्च होना चाहिए। और इनका जो अब एक सवाल और ये भी है कि आप ये हमें बताओ कि किस एक्ट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट का स्थापना किया गया, और सुप्रीम कोर्ट का मतलब एक तरह से क्या कहते हैं, उदय हुआ। ये अब हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है, क्योंकि हम कमेंट बॉक्स चेक करेंगे, जिनका राइट आंसर होगा उनका हम नाम भी लेंगे, ठीक है। 1774 में सुप्रीम कोर्ट का स्थापना होता है। देखो, तभी सुप्रीम कोर्ट का नाम, वो सर्वोच्च न्यायालय था जरूर, लेकिन इसको एक अभिलेख न्यायालय के तौर पर कार्य कर रहा था। यानी इनका जो मेन मोटिव था बनाने का, उनका काम था कि यह एक अभिलेख न्यायालय होगा, अर्थात जो भी रिकॉर्ड्स हैं, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स हैं, उनको सुरक्षित रखेगा। इनके जो फैसले हैं इनको एविडेंस के तौर पे, यानी कि साक्ष्य के तौर पे इसको सुरक्षित रखा जाएगा। अगर फैसला अगर ना माना जाएगा, मान लीजिए बंगाल के एरिया में जब सुप्रीम कोर्ट लागू हुआ था, बम्बई और मद्रास के जो प्रेसिडेंसी हैं वो बंगाल के कंट्रोल में आया था। अगर कोई भी सुप्रीम कोर्ट निर्णय लेता, अगर वो फैसले को मानने से इनकार करते तो सुप्रीम कोर्ट उसे पनिशमेंट भी दे सकता था, पनिशमेंट कर सकता था। मान लीजिए कि कोई, यानी कि विधि लागू करना है उस एरिया में, कोई लॉ को एग्जीक्यूट करना है, अगर वहाँ के नागरिक ना माने तो उन पर सुप्रीम कोर्ट अपना निर्णय दे सकता था, उसको पनिशमेंट कर सकता था। और इस सुप्रीम कोर्ट का जो स्थापना 1774 में हुआ था। देखो, ये पहला कोर्ट नहीं है, क्योंकि 1762 में एक कोर्ट का स्थापना हो गया था, जिसे हम उच्च न्यायालय के नाम से जानते हैं। उच्च न्यायालय जो हाई कोर्ट है, इनका स्थापना 1762 में ऑलरेडी हो चुका था। लेकिन जो एक सर्वोच्च कोर्ट है, जिनका फैसला नीतिगत मानना जरूरी है, जिस तरह से आप इंडिया में देखते हो कि 25 हाई कोर्ट है और एक सुप्रीम कोर्ट है, जो कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अंतिम होता, उसी के हिसाब से पहले जो सुप्रीम कोर्ट बना था। देखो, हाई कोर्ट तो 1762 में बन गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट 1774 में जब बना, इनका निर्णय काफ़ी, एक तरह से कह सकते हो कि एक तरह से क्या कह सकते हैं उनको, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो सर्वमान्य है, सभी को मानना जरूरी है। तो आप इस जगह एक पिछले वाला रिकॉल कीजिए कि जब हम गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ा रहे थे कि गवर्नर जनरल को वीटो पावर दी गई है और इनकी सहायता के लिए 4 सदस्यों की काउंसिल बनाई गई है। तो उनका भी फैसला दो, उनको भी वीटो पावर दिया गया था। उनका जो फैसला है, उनका भी फैसला सभी नागरिकों के लिए मानने के लिए बाध्य था, ठीक है। तो आप एक चीज़ देखोगे, फिर एक एक्ट आएगा 1781 का सेटलमेंट एक्ट, अर्थात अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 में इन दोनों की जो शक्तियां हैं, दोनों आपस में टकरा रही थी। अगर मान लीजिए ये कोई कानून बनाता, हो सकता है उस कानून को ये, यानी कि एक तरह से चैलेंज कर सकता था, अगर, या फिर सुप्रीम कोर्ट कोई कानून बनाता, अगर गवर्नर जनरल को ये कानून अगर ना पसंद आए तो वो उनको चैलेंज कर सकता था। हो सकता है किसी व्यक्ति को गवर्नर जनरल दंड का प्रावधान करे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उसको प्रावधान ना दे। तो इन सब सारी चीज़ों को एक तरह से क्या कहते हैं, अपना अधिकार को कंट्रोल करने के लिए 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया जाता है। इनको हम कोशिश करेंगे आज के क्लास में ही कंप्लीट करेंगे, उसके बाद कल से फिर हम नेक्स्ट क्लास को कवर करेंगे। तो आप यहाँ से क्या एक चीज़ सीखने को मिला कि 1774 में जो सुप्रीम कोर्ट का स्थापना हुआ, तो राइज ऑफ जुडिशरी अर्थात न्यायालय का जो उदय हुआ, आप यहीं से देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट हुआ, इसमें 4 जजेस थे। जो मुख्य न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश, इनका नाम क्या था? सर एलिजा एम्पे। क्या नाम था इनका? सर एलिजा एम्पे। और 3 जो अदर जज थे, उनका नाम क्या था? उनका नाम था, एक का नाम था चेम्बर्स और दूसरा का नाम क्या था? लिचेस्टर। इसे लीमेस्टर भी कह सकते हैं, लेकिन अधिकतर किताबों में लिचेस्टर नाम आया, तो आप लिचेस्टर ही याद रखिएगा। और थर्ड जो है हाइड है। इनका
हाइड है, इनको SCL हाइड के नाम से भी जानते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है उनका नाम क्या है? सर एलिजा MP। और 3 अदर जज जो हैं उनका नाम है चेम्बर्स, दूसरा लिचिस्टर, तीसरा हाइड। ठीक है, ये हम इतना समझ गए। और फिर देखो, और एक चीज़ हम समझ लेते हैं कंपनी के बारे में कि कंपनी पर जो कंपनी को जब इस्टेब्लिश किया था उसमें 24 डायरेक्टर्स होते थे, अर्थात 24, एक तरह से क्या कर सकते हो, 24 वर्कर्स थे जो कंपनी को एक तरह से मॉनिटर कर सकते थे। देखो, हमने पीछे हमने ये पढ़ा है कि जो कंपनी का शेयर होल्डर है वो तो है ही, लेकिन उसके बाद भी कंपनी के 24 डायरेक्टर थे जो कंपनी को चलाते थे। उनमें 1773 में एक प्रावधान किया गया कि ये जो 24 डायरेक्टर हैं हर साल 1/4, यानी कि 24 सदस्य में आप देखा जाए 1/4 का अर्थ होता है 24 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं, यानी 6 सदस्य हर साल इसका सेवानिवृत्त होगा। और इस तरह से हम एक तरह से देखा जाए तो हर 4 साल में, यानी कि पर व्यक्ति का जो वर्किंग पीरियड होगा वो 4 साल होगा। यानी कि 24 जो डायरेक्टर थे कंपनी का 1/4, यानी कि इसको सेवानिवृत्त होना था, सेवानिवृत्त होना था। उस अकॉर्डिंग में हम जोड़े तो पर व्यक्ति का जो नहीं, पर पर्सन का जो टाइम पीरियड है वो 4 साल इस कंपनी में अपना सेवा दे सकते थे। और ये भी रूल का प्रावधान किया गया। एक बार हम पेज को थोड़ा और आगे कर लेते हैं कि वोटिंग का इसमें राइट दिया गया कि मान लीजिए जो भी शेयर होल्डर्स हैं, जो भी शेयर होल्डर हैं, अगर जिनका शेयर 1000 पाउंड होगा या उससे अधिक होगा वही सिर्फ वोट कर सकते हैं, उन्हीं को वोट का अधिकार दिया गया है। ठीक है, और इनमें एक प्रावधान किया गया कि बिना लाइसेंस के, मान लीजिए कि इससे पहले क्या होता था, जो भी कंपनी के वर्कर्स थे वो अपना प्राइवेट व्यापार करते थे, कंपनी इस तरह से घाटे में जा रही थी। अब मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे ये कोई कंपनी है, इस कंपनी को रेगुलेट करने के लिए गवर्नर को नियुक्त किया गया था और इसमें बहुत सारे वर्कर थे। कंपनी की ओर से जो व्यापार का सामान परचेस करता था और उसके बाद ये यहाँ के जो वर्कर थे ये निजी अपना व्यापार करते थे, अपना मनी को एक तरह से इंक्रीज़ करते थे। तो इन सब चीज़ों को इस 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में पाबंदी लगा दी गई कि जो निजी का व्यापार है वो कोई भी वर्कर नहीं कर सकते हैं, प्राइवेट बिजनेस एक तरह से बंद कर दिया गया। और रिश्वत जो ब्राइब है उनको लेना मना कर दिया, और उपहार या कोई गिफ्ट है उनको भी मना कर दिया। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में और क्या किया गया, जो उपहार है उपहार को मना कर दिया गया, और रिश्वत जो है इनको भी लेने से मना कर दिया। और दूसरी बात है जो प्राइवेट जो बिजनेस है, बिजनेस, इनको भी मना कर दिया कि कोई भी कंपनी के वर्कर प्राइवेट बिजनेस नहीं करेगा। कोई भी सैनिक जो है, सैनिक या फिर कोई भी गवर्नर खुद क्यों ना हो, वो प्राइवेट बिजनेस नहीं करेगा, वो सिर्फ कंपनी के रूल्स के अकॉर्डिंग कंपनी का ही बिजनेस करेगा। और इसमें क्या हुआ कि फिर 1773 की जो कमियों को दूर करने के लिए हमने बताया था 1781 अर्थात एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया था। उसमें क्या प्रावधान किया गया, जो सुप्रीम कोर्ट है और गवर्नर जनरल है, इन दोनों का जो यानी कि न्यायालय पावर है इनको अलग कर दिया, एक दूसरे के न्यायालय में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। यानी कि सुप्रीम कोर्ट विल नॉट इंटरफेयर इन द एक्शन ऑफ गवर्नर जनरल, यानी गवर्नर जनरल अगर कोई काम करेगा, कोई विधि या लॉ लागू करेगा तो उसमें न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। एक तरह से गवर्नर जनरल को और भी पावर एक्स्ट्रा दिया गया 1781 में। और आप इस चीज़ को समझ सकते हो कि कार्यपालिका से न्यायपालिका एक तरह से अलग हो गया, यानी कि सेपरेशन इन जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। तो आप हमें ये बताओ कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा आर्टिकल में कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों अलग अलग हैं, आप हमें बताओगे। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं तक रहने देते हैं, क्योंकि आज हमने क्या पढ़ा 1774 का रेगुलेटिंग। एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं कि हमने पढ़ा क्या गया है।
ठीक है साथियों, तो हमने ये पढ़ा कि 31 दिसंबर 1600 को ब्रिटिश महारानी, जिनका नाम था एलिजाबेथ, इन्होंने एक अधिकार पत्र दिया, एक अधिकार दिया कि 15 वर्षों तक आप पूर्वी के साथ व्यापार कर सकते हो, अर्थात एक मोनोपोली दिया गया कि आपके अगेंस्ट में कोई भी ब्रिटेन का कंपनी व्यापार नहीं करेगा। तो ध्यान रखना साथियों, ये सिर्फ ब्रिटेन के कॉन्टेक्स्ट में हो रहा है। हो सकता है उसमें जो फ्रेंच और आप डेनिश कह सकते हो, जिसको डचेस कह सकते हो, या फिर पुर्तगाली, ये अलग कंट्रीज थे। इन लोगों को व्यापार करने से आप मना नहीं कर सकते हैं। तो ये थी। और उसके बाद आप बक्सर के युद्ध के बारे में पढ़े कि 22 अक्टूबर 1764 में बक्सर का बैटल होता है, जिसमें 2 ट्रीटी होती है। इलाहाबाद की संधि जो शाह आलम द्वितीय के साथ होता है। इन्होंने बंगाल, बिहार और जाकर के उड़ीसा का दीवानी प्राप्त कर लिया, और एक तरह से कहते हैं दीवानी का जो कलेक्शन का काम था वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कर लिया, और न्यायालय और वहाँ के जो एक तरह से सोशल वर्क है वो निज़ामत का कार्य किनके हाथों में सौंप दिया, वो एक तरह से मुगल के हाथों में सौंप दिया, और वहाँ का जो नवाब घोषित किया वो उन चीज़ को कंट्रोल करते हैं। उससे बाद नवाब कौन था? मीर कासिम के बाद मीर जाफ़र को ही नियुक्त किया गया था, ये याद रखिएगा, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि 2 व्यक्ति आए थे, स्टीफन थॉमस और रॉल्फ फिंच। ये दोनों व्यक्ति इंडिया आए थे, यहाँ पे भ्रमण किया था और यहाँ के बारे में, यहाँ के व्यापार के रूल के बारे में जाना, और फिर एक तरह से पूरे ब्रिटेन में इनके बारे में चर्चा हुई। इनका काफ़ी एक तरह से क्या कहते हैं, इनको अच्छे उदाहरण के साथ पेश किया गया। वहाँ ये उसके वजह से वहाँ पे कंपनी इस्टेब्लिश हुई। तो हमने ये पढ़ा। फिर उसके बाद हमने पढ़ा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसका मेन लाने का उद्देश्य यही था कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया, और इसके अधीन जो है मद्रास प्रेसिडेंसी और बम्बई प्रेसिडेंसी को बंगाल के अधीन कर दिया गया। एक तरह से आप कह सकते हो केंद्रीकृत व्यवस्था की शुरुआत यहीं से मानी जाती है, ठीक है। तो साथियों, एक चीज़ बताना भूल ही गया था कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल पहला था उसका नाम था वॉरेन हेस्टिंग, याद रखिएगा। यहीं हम लिख देते हैं, बंगाल का गवर्नर जनरल हेस्टिंग्स थे, ठीक है। देखो, इनका जो हम नोट है हम प्रॉपर टेलीग्राम में दे देंगे अपना हैंड्स राइटिंग नोट के थ्रू। अब इनका टेंशन नहीं लीजिएगा कि आप इस तरह से बताए हो, हम साफ साफ नहीं लिख पाए हैं। तो साथियों, घबराने की बात नहीं है, हम इनका एक प्रॉपर नोट्स अपने टेलीग्राम में दे देंगे, और टेलीग्राम का जो लिंक है वो यूट्यूब के या तो हम कमेंट बॉक्स में या फिर क्या कहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे, ठीक है। आप हमें ज़रूर बताइएगा कि हमारा लेक्चर कैसा लगा, क्या हमारे लेक्चर को आप समझ पा रहे हैं। अगर नहीं समझ पा रहे तो आप हमें जो भी एक तरह से कमी होगी आप हमें बताइएगा, हम उन चीज़ों को ठीक करने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत।